आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से आज की 3 बड़ी खबरें जिनके ऊपर हम तबसरे और तज़िये आपके सामने रखेंगे। बड़ी खबर पहली ये है कि फैलती हुई दहशतगर्दी के पेश नज़र वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को भी अब मुतहरक होना पड़ा। बलूचिस्तान का दौरा किया जहाँ पर पिछले 48 घंटों में दहशतगर्दी के वाक़यात ने काफ़ी एक बुरा तासुर पैदा किया। दहशतगर्दों को तो कत्ल किया गया लेकिन अपने भी शहीद काफ़ी हुए। दहशतगर्दी सिर्फ बलूचिस्तान तक ही महदूद नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी दहशतगर्दी जारी है। एक ऐसे वक्त में जब कुर्रम के इलाके में अगर इमदादी अशिया पर मबनी ट्रक पहुँचते हैं तो हमारे मुल्क में बड़ी खबर बनती है। हमें संजीदगी के साथ इन मामलात को देखना होगा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए हमने इस इशू को कहाँ से टैकल करना है। हमारे पास गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद होंगे इस मामले को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अगर इसके अंदर हिस्सा नहीं डालेगी तो दहशतगर्दी दोनों सूबों के अंदर जारी रहेगी। दूसरी बड़ी खबर ख़तबाजी की सियासत है। इमरान खान मौजूदा आर्मी चीफ़ के बारे में जो कुछ कहते रहे हैं हम दोहरा नहीं सकते, लेकिन वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ़ को एक ख़त भी लिख दिया है। ख़त हमारे पास सामने अभी आया नहीं है, हमें बताया गया कि सामने आ जाएगा। उस ख़त के ऊपर इमरान खान के दस्तखत होंगे नहीं होंगे इस बात से कतई नज़र ख़त के मंदरजात जो हैं वो ख़त मंजर आम आने से पहले ही सामने आ गए हैं। इमरान खान बता रहे हैं आर्मी चीफ़ को कि उनको क्या करना चाहिए और किस तरह उनकी जमात को टैकल करना चाहिए। इस ख़त के हवाले से हम बात करेंगे ऐन ऐसे वक्त में जब इमरान खान की हमशीरा कह रही हैं कि हमने सड़कों पर दोबारा आना है और इमरान खान की जमात खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सवाबी में एक बड़ा जलसा मुनक्कद करने वाली है 8 तारीख को। इस पर भी हम तजिया करेंगे। इस्लामाबाद की हाई कोर्ट तो है पुरानी, लेकिन इसके अंदर नए जज साहिबान आ गए हैं जिसके ऊपर वकला की जुज़वी हड़ताल जारी रही, लेकिन 3 ट्रांसफ़र शुदा जज साहिबान को बेंच एलोकेट हो गए। बड़ी अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी इस ट्रांसफ़र के अमल को बहुत अच्छा करार दिया और कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि एक सिंधी जज आया, एक बलोच जज आया और मैं इनसे घुल मिल के बात करूँगा। लेकिन वकला खुश नहीं है। दोनों पर्सपेक्टिव्स आपके सामने रखेंगे कि इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शक्ल क्या होगी। तो हम इन तीनों स्टोरीज़ में से सबसे पहले ख़तबाजी की सियासत के ऊपर जाते हैं। पहले हम आपको यासिर हकीम साहब से बात करने से पहले सुनवाते हैं कि ख़त तो इमरान खान ने लिखा, लेकिन बैरिस्टर गौहर इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं और अलीमा खान क्या कह रही हैं उसी निज़ाम के बारे में जिसके हर हिस्से को इमरान खान अपनी तरफ से ख़त लिख रहे हैं। खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं, मैं कोई चीज़ें फौज के सालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और आवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से फ्रॉड इलेक्शन का हुआ और अल्फाज आपके सामने खान साहब ने यही बयान किए कि इन चीज़ों की वजह से सारा नज़ला फौज पे गिर रहा है। इसलिए जो पॉलिसी रीजंस है उस पर थोड़ी सी गौर करनी चाहिए कि ये चीज़ें ना हो जो ये खलीज का सबब बनता है। इमरान खान ने आज कहा है उन्होंने आपका वोट चोरी किया। उस असेंबली में जो इस वक्त बैठे में उनको इन्होंने इस्तेमाल किया, उससे आपके सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने कब्जा कर लिया। आज उनकी जो आखिरी बात उन्होंने कही है कि पाकिस्तान की आज़ादी का फैसला जो इंसाफ का इनकलाब है वो सड़कों पे होगा। यासिर हकीमी साहब से बात करते हैं, नुमाइंदा समा न्यूज़। यासिर साहब ज़रा ये बताइएगा कि ये ख़त जो है ये लिखा कैसे जाता है? मतलब ये कि इमरान खान डिक्टेट करवाते हैं। जो पहला भी इन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा वो एक बड़ी अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट तैयार की, मुझे उसकी तहरीर भी पूरी पढ़नी पड़ी, हमारा और आपका काम ही पढ़ना है। बाकी सफ़ात जो हैं 350 के करीब, हर सफ़े के ऊपर जो तस्वीर है जो रिपोर्ट है उसका भी तजिया करना पड़ा। लेकिन जब मैं सिग्नेचर के ऊपर गया तो इमरान खान के सिग्नेचर को मैं पहचानता हूँ, उनके सिग्नेचर उसके ऊपर नहीं है जो असल वाले हैं। ये ख़त किस किस्म का है जो आर्मी चीफ़ को लिखा गया और आर्मी चीफ़ तक पहुँचाने के लिए क्या बंदोबस्त किया गया? देखें ताले साहब, शुक्रिया। सबसे पहले अहम बात यह है कि इस हवाले से जब फैसल चौधरी साहब ने मीडिया के नुमाइंदों को आगाह किया तो हमने उनसे यही सवाल किया कि यह ख़त लिखने का तरीक़ाकार क्या अडॉप्ट किया गया, किसके ज़रिए लिखा गया, क्या इमरान खान साहब ने डिक्टेट करवाया, क्या इमरान खान साहब ने लिख के यहाँ आने वाले वकला अपने पार्टी लीडर्स को दिया और उनके ज़रिए बाहर भिजवाया गया? लेकिन इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब हमने उनसे ये पूछा कि इस ख़त को भेजने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, क्या किसी पार्टी लीडर, किसी साबिक रिटायर्ड ऑफिसर के ज़रिए आर्मी चीफ़ को भिजवाया गया या उन्हें बाई पोस्ट भेजा गया, इस बात की वजाहत कर दे ताकि ये सारी सूरत हाल जो आज आपके जानिब से आने वाले बयान के बाद पैदा हो रही है वो क्लियर हो सके। तो उन्होंने कहा कि ये गैर ज़रूरी सवाल
सवालात हैं जो आप कर रहे हैं। अहम बात यही है कि यह ख़त जो है वो आर्मी चीफ को साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने बतौर मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर के भिजवाया, और उसमें उनकी कोशिश यही है कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है इन पॉलिसीज़ को रोका जाए, इन पॉलिसीज़ को तब्दील किया जाए जो 3-3.5 साल से जारी है। अच्छा यासिर, मैं इसके सब्सटेंस पे आने से पहले ज़रा आपने जो नुक्ता उठाया और साफ़ी ने जो सवाल पूछा उसी प्रोसीजर पर रहता हूँ। अभी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया भिजवाया गया, तो जिससे मुराद ये है कि क्या डाखाना इस्तेमाल किया गया या बीच में कोई मिडिल पर्सन इस्तेमाल हुआ, कबूतर की टांग के साथ बांधा, क्या किया, व्हाट्सएप किया, क्या किया, ये भिजवाया कैसे गया और उधर मिला कि नहीं मिला? देखिए तले साहब, अभी तक मिलने की तो कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन यहाँ से भिजवाने की भी कोई तस्दीक नहीं है, सवाए इसके कि बैरिस्टर गौर खान, फैसल फरीद चौधरी और अलीमा खान ने इस बात का ऐलान किया कि इमरान खान की जानिब से एक ख़त जो है वो आर्मी चीफ को भिजवाया गया है, लेकिन इसको भिजवाने के तरीक़ाकार की वजाहत किसी भी जगह सामने नहीं आ सकी। जिस भी पार्टी लीडर से बशमूल बानी चेयरमैन PTI की बहन से हमने ये जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसका जवाब देकर हमें झिटकते हुए अपनी जान छुड़ाई और मौका से गायब हो गए। तो कोई भी वाज़ेह चीज़ अभी तक मौजूद नहीं है, ना मिलने की कोई तस्दीक है और ना यहाँ से जाने की। लेकिन ये तीनों पार्टी रहनुमाओं बशमूल अलीमा खान, उन्होंने ये इस बात का बमांगे दोहल ये कहा है कि यह ख़त यहाँ से जा चुका है, लेकिन कब गया है इसका भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया, ना उसका ऐलान किया गया, ना मीडिया के नुमाइंदों को बताया गया। बैरिस्टर गौर ने सिर्फ हमारे मुख्तलिफ सवालात के जवाब में इतनी बात की कि मीडिया के नुमाइंदों को सामने ये ख़त जल्द आ जाएगा, जल्द हम इसे कौम के सामने रखेंगे, लेकिन सिर्फ ये बता रहे हैं आपको कि यह ख़त जा चुका है और उसमें सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दी से पैदा शुदा सूरत हाल और जो 20 जवान हमारे शहीद हुए उसके बाद ये बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ख़त लिखा गया और उन्हें अपनी पॉलिसीज़ तब्दील करने के हवाले से जो अपील की गई और ये कहा गया उनकी जानिब से कि मुल्क के सबसे अहम दफातर को यह ख़त लिखा गया है और उन्होंने नाम लिया कि आर्मी चीफ को भिजवाया गया है, लेकिन वजाहत इसकी अभी तक कहीं भी किसी भी जगह पर नहीं की गई कि कैसे भिजवाया गया और कौन लेकर गया। अच्छा, जो इसके अंदर इमरान खान साहब ने लिखा है अपनी तरफ से, वो बता ही रहे हैं कि फ़ौज को अपनी पॉलिसी कैसे तब्दील करनी चाहिए, वो बता ही रहे हैं कि इसका नुकसान कितना है, लेकिन ये वही फ़ौज की क़यादत है जिसके ख़िलाफ़ वो बदतरीन कैंपेन चलाते रहे हैं, जिनको वो अजीब व गरीब नामों से पुकारते रहे हैं, अमेरिका के अंदर सैंक्शंस लगवाने की बात करते रहे हैं, इनको फ़ैशिस्ट कहते रहे हैं। तो मैं जानना ही चाहूँगा कि जब आप इंटरेक्ट करते हैं जो कोर्ट में इमरान खान के साथ या उनकी पार्टी की क़यादत के साथ, तो उनको इसमें कोई तजाद नज़र नहीं आता? यानी आप ख़त क्यों लिखेंगे उनको जिनके बारे में आप इस किस्म की बातें करते हैं? इसकी क्या वजह हो सकती है? अभी क्यों ख़त लिखा उन्होंने? तले साहब, ख़त लिखने की वजह नहीं है, लेकिन एक बात जो हमने इनके रहनुमाओं से पूछी कि क्या ये पॉलिसी शिफ्ट नहीं है PTI की जो पॉलिसी थी उसमें, कि पहले आप कहते थे कि हम वहाँ पे बात करेंगे, लेकिन आपने बात का आगाज़ जो है वो हुकूमत के साथ किया, लेकिन उसके बाद अचानक आपकी एक मुलाकात सामने आ गई, फिर आप कहते थे कि हम उनसे भी बात नहीं कर रहे, अब आप ये कह रहे हैं कि हमारी एक के बाद दूसरी मुलाकात नहीं हुई, तो ये पॉलिसी शिफ्ट नहीं लग रहा आपको? तो वो कहते हैं पॉलिसी शिफ्ट नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ चूँकि हम पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क में रहते हैं और मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल की खातर उन्हें ये बता रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। जितने नए कवानीन लाए जा रहे हैं मुल्क में, ये जो दहशतगर्दी की लहर बढ़ रही है, मुल्क में मईशत जो है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है और मईशत इस वक्त मुल्क की घुटनों पर है और मुल्क का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम उनको बताएं कि ये जो कुछ हो रहा है ये मुल्क के लिए नुकसानदेह हो रहा है, इसलिए हमने बतौर पाकिस्तानी और मुहिब वतन होने के नाते ये ख़त भिजवाया है। अब ये इत्तफाक है या क्या है, हम खामखा का एक जाविया नहीं इसको देना चाहते, लेकिन आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि इमरान के ख़त के 6 नुकात हैं और मुजीबुर रहमान के भी 6 ही पॉइंट थे। मतलब इमरान खान के ख़त के 14 नुकात भी हो सकते थे कायद आज़म के 14 नुकात की तरह, लेकिन इमरान खान ने 6 नुकात पर अपनी जो है ख़त, और 6 नुकात ही मशहूर हैं। ये जो नुकात हैं, आपके ख्याल में इसका असर इस्टेब्लिशमेंट पर पड़ेगा या वो एक मीडिया के अंदर एक कैंपेन चला के बताना चाहते हैं जी कि मैं कितना रीज़नेबल हूँ, मैं अभी भी आपके साथ लिखत पढ़त के ज़रिए बात कर रहा हूँ, तो आप हमें डंडा न मारें? देखिए तले साहब, मुझे तो यही लगता है कि ये एक बयानिया और मीडिया वार ही है और उस मीडिया वार का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। 6 नुकात हैं और उन 6 नुकात को भी अगर आप देखें तो ये वही 6 नुकात हैं जो गुज़िश्ता 3-4 महीने से लगातार कंटिन्यूसली जो है वो उनकी जानिब से बयान किए जा रहे हैं। मुल्की मईशत का गुज़िश्ता 1.5 साल से बानी चेयरमैन PTI जो है वो बता रहे हैं कि ये कमज़ोर है, लेकिन वो चल रही है। और इसी तरह वो अदलिया की आज़ादी के हवाले से, मीडिया की आज़ादी के हवाले से बातें करते रहते हैं, लेकिन मीडिया फिर भी अपना काम कर रहा है। लेकिन आज उन्होंने
आपने उन 6 नकात में पीका के कानून जो पास हुआ उस हवाले से कहा कि अब चूंकि नेशनल मीडिया को कंट्रोल किया गया तो उसके बाद सोशल मीडिया को कंट्रोल करके जमहूरियत ख़त्म की जा रही है और आवाज़ इज़हार राय की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो उनका एक और पॉइंट है वो पॉइंट ये था कि PTI के ख़िलाफ़ जो है वो रियासती इदारे फ़ाल हैं, वो उनके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज एक वर्ड इस हवाले से यूज़ किया कि रेन ऑफ टेरर किया जा रहा है PTI के ख़िलाफ़, लेकिन ये भी तकरीबन गुज़िश्ता 2 साल से हम उनके मुँह से ऐसा ही सुनते आ रहे हैं। एक जो नया पॉइंट उनका आया वो सिर्फ़ और सिर्फ 26वीं तरमीम के हवाले से था, 26वीं तरमीम के हवाले से था और है, और वो 26वीं तरमीम के हवाले से ये कहते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ नए जजेस जो अभी हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाए गए और अगले चंद दिनों में सुप्रीम कोर्ट में लाए जाने हैं, इनके ज़रिए मेरे मुकदमात की अपीलें जो हैं उनको अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले हासिल करने के लिए लाया गया। और इसके साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि फ्रॉड इलेक्शन जो है वो ना खोले और इसका तमाम का तमाम नज़ला सिर्फ एक इदारे पर गिरे। तो जो मामलात उठाए बड़े अपडेटेड मामलात हैं, ऐसे नहीं है कि 3-4 दिन पहले के मामलात हैं, अपडेटेड मामलात हैं। ज़रा राना साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। अच्छा राना साहब ये फरमाइएगा कि ये पहले चीफ जस्टिस को वो ख़त लिखते हैं, उसके ऊपर उनके सिग्नेचर भी मौजूद हैं, जैसे भी मौजूद हैं, तो वहाँ पर सर्वेलेंस की बात भी हम सुनते हैं, तो इसके ऊपर तो बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक कैदी को ये सहूलत मैसर है तो तमाम कैदियों को मैसर होनी चाहिए। और आपके पास मालूमात तो होंगी कि ये राब्ते का जरिया क्या है। देखिए, इसमें राब्ते का जरिया जो है वो ही उनके वकला साहबान है जो मुलाकात करते हैं, और उनकी तलाशी वगैरह का जो अमल है वो शायद उतना सख्त नहीं होता। बहरहाल उनका एक मर्तबा, एक हैसियत है, उसको मलहूज़े खातर रखा जाता है, और जब कभी उसमें को थोड़ा बहुत एहतियात का पहलू जेल आ गया, वहाँ पे जो मुलाजमी जिनकी ड्यूटी है वो करते हैं, तो उसके ऊपर शोर वावेला भी होता है कि जी देखिए हमारी इज्जत नहीं की जाती, हमें इंसल्ट किया जाता है। तो फिर इस तरह के जब मामलत होते हैं तो फिर जब उनके ऊपर अपनी ड्यूटी के हवाले से प्रेशर आता है तो फिर वो भी थोड़ा सख्ती करते हैं, और उससे फिर ये सूरत हाल जो है वो बनती है। तो मामला ये है कि इनको चाहिए ये था कि इमरान खान साहब अपना खत, जो भी वो खत लिख सकते हैं, एक कैदी जो है वो खत लिख सकता है, लेकिन वो खत जो है उसे जेल हुकाम के सुपरिटेंडेंट के जो है वो सुपुर्द करना होता है कि जी अब ये मेरा खत है, तो मेरा खत जो है ना ये आप इसको पोस्ट कर दें या फला जो है वो तक पहुंचा दें। तो मेरा ख्याल है कि इसमें यानी विदाउट मैं किसी इंक्वायरी रिपोर्ट के मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये तरीकाकार इख्तियार नहीं किया गया, बल्कि ये खत जो है ये इनका बयानिया है जो 1 साल से है या उससे पहले अरसे का भी है, या जब से इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है उस वक्त से ये बातें जो है ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अदारों के खिलाफ जो है ये करते आ रहे हैं। तो अब इन्होंने वो एक यानी पॉइंट वाइज जो है ना एक अपने बयानिए को मरबूत शक्ल में शाये करने और उसको फिर एक दोबारा मीडिया को अट्रैक्ट करने और अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो इन्होंने किया है। एक आध चीज जो 26वीं तरमीम या एक आध और चीज है जो नई है, बाकी तो ये वही है जो इससे पहले ये चीजें करते आ रहे हैं, और इसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो बयान या उनका नुक्ता नजर या मौका बड़ा वाज़ेह है। अच्छा राना साहब, इसमें एक दिलचस्प बार इसका जवाब दे चुके हैं वो, लेकिन एक दिलचस्प मामला है जिसका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से इतना नहीं है जितना मौजूदा हुकूमत से है, और मैं आपसे इसका तजिया लेना चाहूँगा। जो जाविया उन्होंने इस्तेमाल किया बड़ा दिलचस्प है। वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान दूरियाँ इस वजह से पैदा हो रही हैं कि वो अवाम में गैर मकबूल लोग जो हैं, जो NRO ज़दा हैं, यानी आप और आपकी हुकूमत, उनके साथ खड़ी है। तो उनको एतराज़ ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है सियासी मैदान में, एतराज़ उनको ये है कि वो आपके साथ क्यों खड़ी है। जी बिल्कुल, ये तो उनका शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है। जब वो इस्टेब्लिशमेंट, जब इनकी हुकूमत जो है वो उनके साथ खड़ी थी, और जब उनकी गैर मकबूलियत की वजह से या उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जब उड़ गया था उनकी 4 साला हुकूमती कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर, तो वो उस वक्त से यही उनको कह रहे थे कि जी आप मेरे साथ खड़े हों और ये अपोजिशन का जो है कलाकुमा किया जाए, और वो फिर यही कह रहे थे कि जी ये मीर जाफर। तो राना साहब, क्या इम्कान है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनकी इस इस्तदा के ऊपर कान धरे कि वो इमरान खान के साथ दोबारा
खड़ी हो और फिर अवाम में मकबूलियत हो। इस्टेब्लिशमेंट में सियासी जाविये से इस किस्म की जो दरख्वास्त है या नुक्ता है उसकी कबूलियत की क्या गुंजाइश है? क्योंकि सियासी जाविया इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सियासी जाविया तो तलत साहब अपनी जगह पे है, लेकिन बानी पीटीआई जो है ना वो अपना एतबार जो है वो खो चुके हैं और वो अपनी जुबान से इतना कुछ कह चुके हैं कि उसके ऊपर कोई एतबार करेगा तो किस तरह से करेगा। उन्होंने मीर जाफर मीर सादत से शुरू किया, फिर उसके बाद कहा कि चौकीदार की हैसियत क्या है, ये कैसा चौकीदार है कि घर में डाकू आ गए हैं और वो आके उनके ऊपर गोली नहीं चला रहा तो वो न्यूट्रल बन गया है। तो मामला ये है कि उनकी जो ज़हनी कैफियत है इस बारे में, जो उनकी सोच है, ये इसे खुशकिस्मती कहे या बदकिस्मती कहे इस मुल्क की सियासत की, कि वो उसे छुपा नहीं पाते। वो उसे इस तरह से यानी भरे चौक चौराहे जो है उसको यहाँ करते हैं कि किसी को कोई किसी किस्म की गलत फहमी नहीं रहती। तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट को कोई गलत फहमी नहीं है और ऐसी सूरत हाल में जो मेरी असेसमेंट है, बाकी मैं किसी का कोई जिम्मेदारी से बात तो नहीं कर सकता, कि उनके ऊपर कोई एतबार नहीं करे। आई हैव टू लीव इट देयर। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, यासिर आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि एक तरफ जिनको दुर्रे रसीद करते रहते हैं और दुश्मन दराजी करते हैं, गुशनुमाई करते हैं, गलाजत उबलते हैं, फिर उन्हीं के नाम पैगाम भी भेजते हैं और कहते हैं कि आप गैर मकबूल हैं क्योंकि आप मेरे मुखालफिन के साथ खड़े हैं, जिसके अंदर बैन सतूर पैगाम यही है कि अगर आप मेरे साथ खड़े होंगे तो फिर आपकी मकबूलियत बढ़ जाएगी और शायद मेरी भी बात बन जाए। प्रोग्राम हमारा जारी है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वबा फैल रही है, बावजूद इसके कि बहुत कुर्बानियाँ दी जा रही हैं और दहशतगर्दों की पिटाई भी हो रही है, लेकिन ये जंग जो है आप अकेले नहीं लड़ सकते। इंतज़ामी तौर पर तो हमें निज़ाम यकसा और यकसू नज़र आता है, लेकिन सियासी तौर पर दरारें आपको नज़र आती हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया। ज़रा और जाविये से दहशतगर्दी को हम देखते हैं। नीम दहशतगर्दी है लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मसला है कुर्रम। यहाँ पर इतनी मुश्किल से इमदादी काफ़िले पहुँचे हैं कि जब दुनिया ये ख़बरें देखती है कि एक मुल्क अपने ही इलाके में अपनी ही सड़क से जब इमदादी काफ़िले इतनी मुश्किल से पहुँचाता है कि नेशनल खबर बन जाती है। सो व्हाट डज इट टेल यू, अभी भी क्या मुश्किलात हैं कुर्रम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अभी काफ़िले तो कुछ ना कुछ पहुंचना शुरू हुए हैं और बड़ा जश्न मनाते हैं जब भी एक काफ़िला वहाँ पर पहुंचता है, और खुशी हमें इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर जो लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कुछ महीने सफ़र किया है, खुराक की कमी थी, दवाइयों की कमी थी, बहुत सी चीज़ों की कमी थी। अभी भी सबसे बड़ा मसला जो, और मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनके बाहर रोज़गार था, जो कि मजदूरी कर रहे थे, आज भी वहाँ पर फंसे हुए हैं क्योंकि उन्होंने वापस जाकर अपनी जॉब्स ज्वाइन करनी थी, अपनी मजदूरी करनी थी। वो वहाँ से जो है वो पेशावर या इस्लामाबाद नहीं आ सकते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है क्योंकि खुराक के जो है वो ट्रक्स जा रहे हैं, बाकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर जाकर जो है वो बैरून मुल्क सफ़र कर सकें। और उनके वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं, उनके पासपोर्ट किसी के एक्सपायर हो रहे हैं, कुछ है, तो चीज़ें बहुत सी ऐसी कम्प्लिकेशन है। जहाँ तक अमन के हवाले से है, देखें अपनी हमारी सूबाई हुकूमत का तो पहले से आपको सिचुएशन का पता था कि वो कितनी संजीदा थी। अक्टूबर से सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हुई, गैर संजीदी थी, और इसके वजह मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस चीज़ को जब से देखना शुरू किया और उन्होंने चीज़ें देखी, वरना मुझे बताएं कि इतने ज़्यादा बंकर्स अगर बने हैं या मोर्चे बने हैं तो वहाँ पर हुकूमत कब कहाँ पे थी जब इतने मोर्चे बन रहे थे, इतने बंकर्स बन रहे थे, तो उस वक्त ये बनाने की इजाज़त क्यों दी गई? तो उस वक्त ये चीज़ें क्यों बनी गई थी जो आज हम कह रहे हैं कि गलत है और इसको गिराना चाहिए, और गिरा भी रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं। तो अभी मैं समझता हूँ कि कुछ टाइम लगेगा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस। आज जब ये हुकूमत माजी में कहती थी कुछ अर्सा पहले कि फ़ौज इस सूबे से निकल जाए, तो अगर फ़ौज इस सूबे से निकल जाती तो फिर तो हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ हो जाता। लिहाजा आज भी अगर आप देखें फ़ौज के नौजवानों की कुर्बानियाँ देखें, पिछले दिनों भी जो अगर जो क्वेटा में वाक़या हुआ है, या परसों डेर इस्माइल खान में जो 5 हमारे जो ये शहीद हुए हैं जो क्वेटा से आ रहे थे, आज भी
पोलियो टीम के ऊपर जो हमला हुआ है तो हमारे पुलिस के नौजवान शहादत, हम रोज़ाना की बेस पे शहादतें दे रहे हैं। हमारे पुलिस, हमारी फ़ौज के नौजवान जो हैं वो शहादत दे रहे हैं। हुकूमत, सूबाई हुकूमत की संजीदगी 1 पॉइंट से ले लें, आज तक हमारे चीफ मिनिस्टर साहब किसी शहीद के घर गए, उनके बच्चों के सर पे हाथ रखे कि हम, ये हुकूमत आपके साथ खड़ी है, आपने इस सूबे के लिए कुर्बानी दी है? मुझे एक मिसाल बता दें कि वो किसी की दुआ के लिए गए हों, उनकी काबीना के अरकान भी नहीं जाते हैं। तो ये तो इनकी सीरियसनेस है। हालांकि जाने से कोई ये नहीं होता कि कोई वापस आ सकता है, लेकिन आप उनके साथ कम से कम ये तो कहें कि हम आपके साथ, आपके वालिद ने, आपके भाई ने, आपके चचा ने, आपके हस्बैंड ने कुर्बानी कर दी है, आज हुकूमत आपके साथ खड़ी है। नहीं, ये फरमाइएगा कि जो सियासी तौर पर तब्दीली आई है, अब जो पार्टी की कमान है किसी और के पास है और वो तैयारी में मसरूफ़ है सवाबी की जलसे की, तो उन्होंने अनाउंस भी करना शुरू कर दिया, यानी तमाम तर तवज्जो जो पॉलिटिकल एक्टिविटी पर है। आपको लगता है कि अब जो चीफ मिनिस्टर हैं वो शायद ज़्यादा तवज्जो दे पाएँ, या आपके ख्याल में अब उनको सियासी तौर पर जिस तूफ़ान का सामना है उससे निपटने में ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएंगे, जो तवज्जो दे रहे थे वो भी नहीं दे पाएंगे? हमें अब ज़्यादा मसरूफियत इसलिए हो जाएगी कि वो इस जो इनके जो सूबाई सदर को नाकाम करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके विल के मुताबिक तो नहीं था ना। आपको अगर हटा दिया जाए और आपके मुकाबले में किसी और को बना दिया जाए, और वो भी आपके इंटरनली पॉलिटिकल ओपोनेंट जिसको आपने खुद सदारत से फिलफौर हटा दिया और पत्नी किसी सौदों से हटा दिया हो, और वो आज आपके सूबे के जो है वो पार्टी के सरबराह बन जाएँ, तो डेफिनेटली वो कैसे उसको कहेंगे कि आप उसको। और मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जिस दिन PTI को अपने अंदर के मीर सादिक और मीर जाफिर का पता चलेगा, तो उनको पता चलेगा कि हमारे साथ किया किसने और हुआ कैसे है। तो अभी ऐसे ऐसे मेरे ख्याल में कोई रियलाइजेशन हो रही है, और सुनने में आ रहा है कि एक कमेटी जो कि एडवाइज़र्स की सूरत में या वज़रा की सूरत में 3-4 रुकनी होगी, वही सारी हुकूमत सुनने में आ रहा है कि चलाएगी, और ये सिर्फ जो है वो एक डमी किस्म के CM होंगे जो कि सिर्फ बस वो अपनी जो भी उनका जो है वो लीगल वो है उसको पूरा करेंगे, बाकी हुकूमत वही चलाएंगे। ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने गालिबा मैं समझता हूँ कि या इलेक्शन हरवाए थे या जो है फिर उनको साइडलाइन किया हुआ था। इसका असर क्या पड़ेगा? क्योंकि जिससे मुराद ये है कि जो KP के अंदर सियासी मसला है वो तो गंभीर हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर के हाथ से पार्टी की सदारत का निकल जाना, उसके मुखालिफ का सामने आना, चीफ मिनिस्टर के नीचे हुकूमत चलाने के लिए एक कमेटी का बन जाना, चीफ मिनिस्टर जो है वो एक डमी कैफियत में चला जाएगा। ये तो फिर आपको जो सपोर्ट चाहिए इंतज़ामी तौर पर वो तो वो बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। ये तो एक बहुत बड़ा केओस नज़र आता है सियासी तौर पर KP में। देखिए, तो इनके पार्टी के अंदरूनी मसले हैं PTI के कि वो क्या कहें, सदारत हटाई या आप चीफ मिनिस्टर चेंज करते हैं, नहीं करते, वज़ीर लाते हैं, एडवाइज़र लाते हैं, ये तो इनका अपना है कि वो क्या करते हैं। लेकिन आज उनको रियलाइजेशन हुई कि हमने जिस शख्स को पार्टी का सूबाई सदर बनाया था या CM बनाया था, शायद वो समझ रहे हैं कि उनका गलत फैसला था और पार्टी के साथ कुछ हुआ। तो देखें चीज़ें खुद, जब मैं समझता हूँ कि बुशरा बीवी जब पेशावर आई और उन्हें बैठ कर वहाँ पर हालात देखे तो उनको पता चला कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमें तो जो है ना ऐसी जो है ना वो ऐसी बातें की जा रही है और हमें जो है ना वो वरगलाया जा रहा है और गलत चीज़ें हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद ये चीज़ों का जो है वो एक्शन होना शुरू हुआ और चीज़ें हो रही हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मरकज़ की तरफ आते हैं। आज हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो गए बलूचिस्तान, हुकूमत के सबसे अहम नुमाइंदे की हैसियत से जाना चाहिए। ये नहीं है जिस तरह आपने खुद ही कहा कि किसी के जाने से कोई वापस आ जाता है, लेकिन बड़े पैमाने पर ओनरशिप होती है। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इस किस्म के हालात हैं वहाँ पर भी तो आना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को, वहाँ पर भी अपनी प्रेजेंस ज़्यादा शो करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो दहशतगर्दी है वो बहुत डाइवर्स है। पुलिस वाले, पोलियो वर्कर्स, तालिबान, मुकामी ग्रुप्स, क्रॉस द बॉर्डर, मल्टीपल चैलेंजेस हैं KP में। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कई दफ़ा इस चीज़ की आप उसको कहें कि मैंने उनसे बात की है या शिकायत की है, बिल्कुल की है कि खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है और वहाँ पर जो सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कुरम की सिचुएशन देखें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, बाकी इशूज़ आपने डिस्कस किए, सब इशूज़ मौजूद हैं। लेकिन आज तक जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर नहीं है, बल्कि सिवाय गालिबन मोहसिन नकवी साहब के अलावा कोई भी वफाकी वज़ीर जो है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा को उन्हें विज़िट नहीं किया।
करना चाहिए, क्योंकि आप इस सूबे कौन करें। अगर वहाँ पर पीटीआई की हुकूमत है तो इसका मतलब नहीं है कि आप के लिए नो गो एरिया और आप उस सूबे में नहीं आ सकते हैं। आपको आना चाहिए, आपकी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी ओवरसाइट होनी चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को आना चाहिए, ओनरशिप देनी चाहिए। बलूचिस्तान गए हैं, कराची भी जाते हैं, लाहौर भी जाते हैं, इस तरह मैं समझता हूँ गिलगित भी गए हुए हैं। इस तरह मैं समझता हूँ कि पेशावर भी पाकिस्तान का और खैर ख्वाह भी हिस्सा है, और यहाँ पर लोगों ने माजी में मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ को, अब आज भी लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो PMLN के है, और हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो सबसे नियरेस्ट कैपिटल टू इस्लामाबाद इस पेशावर, हम तो समझते हैं कि बड़े फ्रीक्वेंट विजिट हमारे तरफ होंगे और ये चीज़ों को देखेंगे। लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह फ्यूचर में इसकी रियलाइजेशन होगी और वो आएंगे। उस वक्त खुदा ना करे ऐसा वाक़या हो, उस वक्त आए तो मैं समझता हूँ कि लोग उसको ओन नहीं करेंगे। खुदा न खास्ता जैसे बलूचिस्तान में वाक़या हुआ हो, या जो ऐसे कोई ऐसा खुदा न खास्ता कोई ऐसा बड़ा वाक़या हो जिसके बाद फिर आकर सारे बैठें और फिर कहें हम अभी आ गए, तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि आने की ज़रूरत नहीं होगी। आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, एज ऑलवेज आप कैंडिडेटली अपने व्यू से हमें आगाह किया। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी। अब ज़रा अदालतों की हम बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब से 3 हाई कोर्ट से जज साहबान ट्रांसफ़र हुए हैं तब से एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। वकला हड़ताल पर थे। अभी हम अपने तजज़िया निगारों से और रिपोर्टर से पूछ लेंगे कि जुज़वी हड़ताल थी, कामयाब हड़ताल थी। चीफ जस्टिस साहब ने बहरहाल इस तमाम अमल को हसन करार दिया है और इसको इंडोर्स किया है। वकला की तरफ से तो एहतजाज जारी है, लेकिन लगता यूँ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन ट्रांसफ़र्स को एतराज़ात के साथ कबूल किया है। 5 जज साहबान ने इसके ऊपर पहले ख़त लिख दिया था। 2 और जज साहबान के नाम उस पर मौजूद थे, सिग्नेचर मौजूद नहीं थे, लेकिन एतराज़ अपनी जगह पर मौजूद है। चूँकि कैपिटल की कोर्ट है और इस कोर्ट के गिर्द दूसरे मामलात भी घूमते हैं, तो बड़ा ज़रूरी है जानना कि यहाँ पर आने वाले दिनों में ऊँट किस करवट बैठेगा। हसन अयूब खान साहब साहबी तज्ज़ियाकार जिन्होंने इन ट्रांसफ़र्स की खबर हमें पहले दे दी थी, उनका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद साकिब बशीर साहब साहबी तज्ज़ियाकार जो इन ट्रांसफ़र्स के मामले पर एक अपना नुक्ता रखते हैं और वो बिल्कुल समझते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है और इसके ज़रिए निज़ाम पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। साकिब, आपका भी शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू साकिब, आज जो रद्द-ए-अमल था वो आपको वकला की तरफ से कैसा लगा? आई अंडरस्टैंड के साहिल के साथ वकील पेश नहीं हुए और हड़ताल पर थे, लेकिन जिस किस्म का हंगामा हम खबरों के जरिए पता चल रहा था वो नहीं हुआ शायद आज। अच्छी बात नहीं, वो इनिशली तो मेरे ख्याल में आज उन्होंने कन्वेंशन बुलाया हुआ था, उसमें तकरीरें ज़ोरदार ये वो सब कुछ हुआ और जो हड़ताल थी वो भी काफ़ी हद तक उन्होंने की है। अब इसका असर क्या होगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट मरला है 10 फरवरी का दिन बड़ा अहम है। 10 फरवरी के दिन का उन्होंने अनाउंस कर रखा है, आज भी किया है कि 10 फरवरी जो हम शार दस्तूर पर होंगे और एहतजाज करेंगे, रोकेंगे। 10 फरवरी का इजलास मौखर किया जाए, 8 जज लाने से पहले 26वीं तरमीम देखें और फुल कोर्ट 16 जजेस देखें, ना कि 24 जजेस अगर आप लाना चाह रहे हैं। तो ये उनका पॉइंट है। बार जजेस की हद तक भी उन्होंने कहा है कि ये बार्स ये कह रही हैं। जी बार्स ये कह रहे हैं। अच्छा, मैंने तो कानून को हमेशा ही मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कुछ समझ आती है कभी समझ नहीं आती, लेकिन आइन के अंदर कहीं बार्स का जिक्र तो नहीं है कि वो जज साहबान के मामलात को चलवाएं, ट्रांसफर्स और पोस्ट कहीं लिखा हुआ है? नहीं, बार और बेंच का एक किरदार तो है। नहीं किरदार, मैं आईनी किरदार, हम आइन के पैर हैं। नहीं, लिखा हुआ है कि जी आइन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, आइन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये है कि अब 200 की अगर फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल ले लें, 200 का भी इस्तेमाल हुआ है। जब इस्तेमाल हुआ है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस थे, मतलब तो ये डिटरमिन कौन करेगा? ये मैं करूंगा? मैं कह रहा हूँ कि 3 दफा यहाँ पे जो इकबाल हमीद रहमान साहब आए तो यहाँ पे कोई जज नहीं था, उनको लगाया गया। एक बार जो बिलाल साहब आए तो उस वक्त यहाँ के चीफ जस्टिस ऊपर जा चुके थे, बाकी सारे एडिशनल जजेस से सुप्रीम वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बन सकते थे। इससे पहले सरदार साहब आए तो खत्म हो गया। तारीखन और तशरीहन अगर आप जाएंगे तो वो तो हम किसी भी तरफ नहीं, उसमें एक इशू है ना, सीनियरिटी आप कैसे करेंगे? अब फॉर एग्जांपल आज की डेवलपमेंट देखें कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से रिपोर्टर्स की मुलाकात होती है, वो कहते हैं कि हमने ये मामला टेकअप कर लिया है। सीनियरिटी कैसे होगी ये हमने अभी देखना है, इस पर अभी मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि सीनियर जज प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स खत्म और जस्टिस सरफराज डोगर जो है। बात ये है कि आर्टिकल 200 में अगर होता कि नया होता है फिर तो सीनियरिटी इफेक्ट करनी थी,
ये जज साहब जो ट्रांसफर होकर आए, नया ओथ लेते तो फिर ये सीनियरिटी के बॉटम पे, सीनियरिटी के बॉटम में आना था। जब ओथ नया नहीं है तो सीनियरिटी वही है जिस दिन वो जज बने हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और ट्रांसफर्स होती हैं, और ट्रांसफर का तरीका भी आइन के अंदर दर्ज है, आर्टिकल 200। उसमें सबसे पहले तो जज साहब की अपनी मंशा होनी चाहिए, रजामंदी होनी चाहिए आने के लिए, और वो अपनी डिजायर शो करेंगे, फिर अपना उनके मुतलका चीफ जस्टिस उस पर जो है वो एनओसी इशू करेगा। इस केस में जज साहबान की मर्जी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मर्जी थी, फिर ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट भी करना होता। उनकी एंडोर्समेंट के बाद फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नोटिफाई करते हैं। तो ये तमाम के तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों के लोग हैं, उनको भी मालूम है आइन क्या कहता है। खिलाफे आइन क्यों करके जज एक अपने आप पांव पर खुद को मारेगा? तो एतराज किस पे है? ये एहतजाज किस पे है? अच्छा, अब एहतजाज देखें, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जो पुरानी वकला तहरीक थी ना, वो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए थी, और उसमें इसी वजह से तमाम के तमाम बार कौंसिल, तमाम धड़े इकट्ठे हो गए, और वो जनाब उस पर हम आवाज़ हो गए, मीडिया भी उनके साथ हम आवाज़ हो गया। अब ये बताएं, ये जो इस्लामाबाद के जो वकला हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, या दीगर बार कौंसिल्स के वकला एहतजाज कर रहे हैं, इसमें आइन के मुताबिक ट्रांसफर हो रही है, उसके खिलाफ आप एहतजाज करेंगे, यानी बहुत ही कमजोर विकेट के ऊपर है। और मैं बताऊं, ये वकला जो है उनके साथ हमारे कुछ मुअज़्ज़िज़ीन ने हाई कोर्ट से, आलिया से और उज़्मा से उन्होंने राब्ते करके कहा कि ये आप करें। ठीक, ये उनके मुअज़्ज़िज़ीन के कहने पर हो रहा है। नुकता बड़ा अहम है कि हम या तो उसको अगर तज्जियाती तौर पर ले जाए तो हम वाकईतन डिस्कस कर सकते हैं कि भाई 14वां बंदा क्यों या 10वां बंदा क्यों और इस वक्त क्यों, बड़ी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन जब आप उसको आइन की स्ट्रेट एंड नैरो लेन के अंदर डालते हैं तो अभी एतराज किस चीज के ऊपर है? नहीं, बात सिंपल सी है। जब 4 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगने के लिए नाम चले गए थे तो उस वक्त 2 को ड्रॉप किया गया। अब 2 में से 3 जो है वो अब बाहर से ला रहे हैं। फिर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आईनी है क्या? 28 जनवरी से पहले ये 10 या 11 फरवरी वाला इजलास आ गया, उसमें टॉप 5 जजेस को कंसिडर करना है हर हाई कोर्ट से, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का भी नाम कंसिडर होना है। तो अब बेहतर होता कि या तो 28 जनवरी से पहले या 10 फरवरी के बाद ये कर लेते। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी इसमें इन्वॉल्व है। इसमें एक और चीज जो सीनियरिटी, आप देखें ना, मैं बताता हूँ, 15 नंबर के जस्टिस सरफराज डोगर साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम लॉ की लगता नहीं है जिसमें आपने 15 नंबर का, आपने 15 नंबर इस तरह की, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। वो लाहौर हाई कोर्ट में 15 नंबर के जज साहब थे, ठीक है। अब यहाँ पे सीनियर पुणे जज हो गए। अब क्या हुआ, अब एक एबोरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के 10 फरवरी को जो इजलास हो रहा है उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी कंसिडर किया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि आप फ्यूचर में बलोचिस्तान या सिंध हाई कोर्ट से भी निचले 20 नंबर से उठा के अगर आप लाना चाहें तो आप आई कैन अंडरस्टैंड। जरा मैं इसको थोड़ा सा खोल के बयान करना चाहता हूं। मैं आई कैन अंडरस्टैंड के सीनियरिटी के अंदर जो जज टॉप के ऊपर है उसका एक अपना क्लेम होता है, लेकिन इससे जज के कैलिबर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जब बाबर सत्तार साहब थे जस्टिस, वो बहुत जूनियर जज थे, लेकिन जब उनकी तरफ से फैसले आए, उनकी तरफ से खत लिखा गया तो किसी ने नहीं कहा कि यार आप तो जूनियर हैं, आप 7वें 8वें नंबर पे हैं, आप क्यों बात कर रहे हैं। सो एवरी जज इज इक्वल, राइट? इस पे तो आप एग्री करते हैं ना, किसी का कैलिबर तो शक में नहीं है। इक्वालिटी तो मैं कोई मसला नहीं है, इक्वालिटी तो है, आप सीनियरिटी जो है डिस्टर्ब कर सकते हैं। जब चीफ जस्टिस जिन्होंने कंसल्टेशन दी है, उसमें राय दी है, और ये मामला मेरे ख्याल में आगे जाकर एक कानूनी जंग की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। देखें जी, बात ये ख्याल पर तो आपको पता है, बात ये है कि अभी जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में इनकी एलिवेशन होनी है। अभी जो इस्लामाबाद बार कौंसिल कह रही है, उन्होंने मुतालबा किया जी कि जो 26वीं आईनी तरमीम वही जजेस सुने जो 16 जजेस पहले किए हैं, जो नए इंडक्ट होंगे वो नहीं सुन सकते। क्या जो जज एलिवेट होगा सुप्रीम कोर्ट, क्या वो अपने घर से बैठा हुआ वकील उठकर आगे जज बन रहा है? नहीं, वो हाई कोर्ट से आ रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से आ रहे हैं। अगर तो वो जज बनने के अहल नहीं है तो फिर उनको लाहौर में भी नहीं होना चाहिए, 15वें में भी नहीं होना चाहिए। या तो वो जज बन सकता है या नहीं बन सकता। अगर वो जज बन सकता है और जज बनने की अहलियत रखता है सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर तो वो सुप्रीम कोर्ट में आए, फिर आपको कोई इतराज नहीं होना चाहिए। ये चेरी पिकिंग करते हैं अपनी मर्जी। चेरी पिकिंग की बात हो रही है, हसन को टेक ऑन कर दें। हम इतनी भी मासूमियत के साथ इस मामले को नहीं कह सकते। हमें पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से जो आवाजें उठती हैं उसके ऊपर ना हुकूमत खुश होती है ना एस्टैब्लिशमेंट खुश होती है। इस वक्त इस तरीके से जजेस का लाना, ये एक ख्याल ये है कि ये जो वहां पर खास किस्म का नुक्ता फिक्र है उसके अंदर उसको टॉपल करने के लिए ये कंसर्न है जो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल,
जज ने अगर लिखना है तो इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर चलना होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो खत लिख रहे हैं वो ऐसे इंडिविजुअल कैपेसिटी में लिखते हैं, उनको यूनियन नहीं बनाई हुई। वो पुराने वाकयात जो कि जैसे वो उमरता बंदयाल के जमाने के थे उनको रिप्रोड्यूस किया और रिप्रोड्यूस करके नया करके पेश किया। और इस मरतबा भी जो 5 जजेस ने खत लिखा, भाई आप उनसे पूछें कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके कोई जुडिशियल फंक्शन के अंदर किसी ने अगर कोई इंटरफेयर किया है, डिस्टर्बेंस जब आपके जुडिशियल फंक्शन के अंदर क्या इंटरफेरेंस हुई है, अपनी चीज उनके सामने रख सकता है। जो जी 6 जजेस के खत वाली बात इंटरनल मैटर उन्होंने इसको पब्लिक किया है, 2023 से प्रेसिडेंट को लिखा, दीगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को लिख दिया है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो खत अंदर आ रहे हैं वो इंटरनली सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते हैं। वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान जो बाकी हाई कोर्ट के जज साहबान को क्यों लिख रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं 2023 के जो खत की ये बात कर रहे हैं तो 6 जजेस का जो खत था जिससे ज्यादा मसला बना। अच्छा 1 साल वो इंटरनली बताया गया, उमरता बंदयाल साहब को, काजी फाजिसा साहब को, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को, उन्होंने कहा कि मैंने उस पर एक्शन ले लिया है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वाकयात बड़े बड़े वाकयात थे, आप किसी के फैमिली के मेंबर को उठा लें, मुलाकात हुई वहां पर गले में वो घर के कैमरे लगा दें, आप किसी की वालिद को उठा लें, क्या इसकी भी शिकायत नहीं होनी चाहिए? कैमरे थे कुछ एफआईआर की दरखास्त दी आज तक तो जज साहब के किसी एक बड़ा सीरियस मामला है, जस्टिस के नोटिस में लाए हैं मेरे ख्याल में। वो तो उन्होंने तो अब मुझे एक सवाल का जवाब वाकई नहीं मिल पाया अभी तक साकिब आपकी तरफ से कि इसके अंदर आइन की वायलेशन का जो अमल है वो क्या है। अगर हम ये एस्टैब्लिश कर देना तो फिर मैं आपके साथ खड़े होके आपके एक्स के ऊपर कहूंगा जी कि ये मेरी बाईलाइन है। नहीं है अगर आइन की खिलाफवर्जी बता दें हम इस बात करेंगे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जिन्होंने अपनी राय दी है वो आज खुद कह रहे हैं कि जो सीनियरिटी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको सीनियरिटी आपने डिस्टर्ब किया है, उसके पीछे खास किस्म के मकासद हैं और हमें नजर आ रहा है कि ये किसने जज करना है कि सीनियरिटी डिस्टर्ब हुई है। सीनियरिटी जो आर्टिकल 200 है, आपने एक जज को दूसरे में लाना है, कहां लिखा हुआ है कि सीनियरिटी वहां पे असेस किसने करना है फाइनली? असेस डेफिनेटली ये सुप्रीम कोर्ट, अगर आईनी बेंच में ये मामला अगर चैलेंज होता है तो क्या ये बेहतर ना होता कि जब तक ये मामला तय नहीं हो जाता तब तक एहतजाज करते? मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को टेकअप कर ले और इससे बेहतर होता कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो खुद आगे चलकर 10 फरवरी चीफ जस्टिस वो जा, मैं आपको बता दूं इससे बेहतर सबसे बेहतर क्या होता, मैं आपको सबसे बेहतर क्या होता कि कुछ लोग बैठ के डिसाइड कर लेते कि किस जज को कहां पे जाना है। पीका को भी याद रखना चाहिए, वो भी इस वक्त इन इफेक्ट है, अगर हम उसको बहुत एतराज करते हैं और एतराज हमारे मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।